नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। एक बार फिर से बात करेंगे बंगाल में जो 24 परगना में कल हिंसा हुई है उसके विषय में। और प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम कर दिया, वहाँ पर गाड़ियाँ जलाई पुलिस की। तो मुर्शिदाबाद के बाद ये 24 परगना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई है। बसंती हाईवे पर बैरमपुर में पुलिस ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF के कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही एक गाड़ी को रोका, जिससे अशांति फैल गई। दरअसल भांगर मिनक्खा संदेश खाली से ISF के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों में विरोध प्रदर्शन के दौरान 10 बजे हाईवे जाम कर दिया था। रामलीला मैदान जा रहे थे। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को घेर लिया। पुलिस ने इनको तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। हाईवे पर हालात काबू में आ गए, लेकिन उग्र भीड़ ने शोणपुर में पुलिस की 5 बाइक की तोड़फोड़ कर दी और आग लगा दी। कैदियों को ले जाने वाली वैन को पलट दिया और उसमें भी तोड़फोड़ की। इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF के विधायक नौशाद सिद्दीकी के कहने पर कोलकाता के रामलीला मैदान में होने वाली जनसभा में शामिल होने जा रहे थे। अब नौशाद जो हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और TMC दोनों ही वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो आप भी कर रहे हैं, वोट बैंक की ही राजनीति कर रहे हैं, सत्ता की ही राजनीति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें धर्म का घालमेल और इसमें आर्थिक पक्ष की कोई चिंता नहीं की जाती, ये बात बिल्कुल साफ है। परंतु ममता बनर्जी ने, जो CM बंगाल हैं, उन्होंने कहा है कि विरोध आप भले ही करें, लेकिन कानून अपने हाथ में ना लें। धर्म के नाम पर यह अपवित्र खेल कौन कर रहा है? धर्म का मतलब है आस्था, प्रेम और संस्कृति। धर्म एकता का प्रतीक है। झगड़े, दंगे और अशांति क्यों? प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है, किसी को अलग थलग करके नहीं। हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं, तो फिर दंगा क्यों? हर जाति और धर्म के लोगों को विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेने का भी उनका कर्तव्य बनता है। अब आप देखें कि जो मुर्शिदाबाद में फोर्स की तैनाती हुई है, उसके बाद 19 परिवार जो है वापस लौट आए हैं। और मालदा और मुर्शिदाबाद में जिला प्रशासन मिलकर सुरक्षित वापसी करवा भी रहा है। 210 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 1600 जवान तैनात किए गए हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट बैन है। BNS की धारा 163 भी लागू हो चुकी है। और अगर हम पूर्व सांसद कुणाल घोष की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि इस हिंसा के पीछे BJP और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा कि हमारे पास इनपुट है। हिंसा की घटनाओं के पीछे एक बड़ी साजिश का भी उन्होंने उल्लेख किया। जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, BSF हैं, वो राजनीतिक दल जो हैं, उनके साथ एक सेक्शन इस साजिश में शामिल है। BSF ने ऐसा कहा है और BSF ने मदद करके उपद्रवियों को राज्य का बॉर्डर पार करवाया। ये क्या अनर्गल बयान है, क्या है? घोष साहब कुछ भी बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दूसरे राज्यों की तस्वीरों का इस्तेमाल करके उसे मुर्शिदाबाद बताया है। BSF की मदद से बंगाल को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। वह बंगाल के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे राजनीतिक बयान ही, जो मुझे लगता है, वो बयान ही इस स्थिति को बिगाड़ने में पूर्ण रूप से सहायक होते हैं। हमें इन सारे बयानों से बचना चाहिए। YSR पार्टी ने संवैधानिक
सत्ता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई है। इसके लिए जांच जो है एसआईटी बनाने की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा की एनआईए से जांच की मांग की है। दूसरी तरफ जमायत उलेमा हिंद दिल्ली में बैठक की है उन्होंने, कई मुसलमान संगठन इसमें शामिल हुए हैं और 2026 का जो चुनाव है पश्चिम बंगाल का, उसको देखते हुए अधिकारी ने राष्ट्रपति शासन की मांग भी की है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। असम पुलिस ने सोमवार को कछार में हुई हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कछार में 300-400 लोगों ने बिना अनुमति लिए रैली निकाली थी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो इस प्रकार अगर हम देखें, एक सुकांत मजूमदार हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी एक बयान है कि ममता सरकार हिंदुओं को डरा रही है, राज्य और बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है, पुलिस सीएम के इशारों पर चुप है। ये राजनीतिक बयान ही दरअसल वहाँ की अशांति के जिम्मेदार हैं। और हिंसा को लेकर जो दायर की गई है याचिका, उसकी 17 अप्रैल को कोलकाता में सुनवाई भी होगी हाई कोर्ट में। और जो मांग की गई है कि इसकी एनआईए से जांच कराई जाए। जस्टिस सोमेन सेन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था, हम उन रिपोर्ट्स पर आंखें मूंद नहीं सकते जो सामने आई हैं, जो दिखाई दे रही हैं। इनमें राज्य के कुछ जिलों में बर्बरता दिखाई देती है। मुर्शिदाबाद के अलावा जहां भी हिंसा नजर आती है वहां केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। ये संदेश जो है वो बंगाल सरकार के लिए है। मामले की सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। और इसमें जो ममता जी ने 12 अप्रैल को कहा था भाई सबकी जान कीमती है, तो कानून को हाथ में ना लिया जाए। और कुछ तस्वीरें भी सुर्खियों में आ रही हैं। वहाँ पर यूसुफ पठान साहब ने चाय पीते हुए अपनी एक फ़ोटो भी शेयर की है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, बंगाल जल रहा है, पुलिस चुप है। इस सब के बीच सांसद यूसुफ पठान चाय की चुस्की ले रहे हैं। तो खुद जो है शहजाद पूनावाला, वो कितने बड़बोले हैं और कितनी कितनी भद्दी बातें उन्होंने हमारे एक पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के एक प्रवक्ता हैं उनके विषय में कहीं, और बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी और 5-4-6 दिन के लिए वो नेपथ्य में भी चले गए। परंतु जैसे कि उनकी आदत है, अनर्गल और बेबाक वो बोलते हैं, परंतु संयम नहीं रखते। मैं उनकी पुरजोर तरीके से भर्त्सना करता हूँ। अब जो केंद्रीय सचिव हैं, गृह सचिव, उन्होंने डीजीपी से भी बात की थी, गोविंद मोहन साहब ने। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई है उनके बीच में। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमें ब्यौरा जो है अभी पूरी तौर पर मिला नहीं, अभी तफ्तीश नहीं हो पाई पूरी। पुलिस की ओर से गोली नहीं चली, बीएसएफ की ओर से हो सकता है, परंतु ये भी जानकारी है कि बीएसएफ की तरफ से कोई गोली से ना तो मरा है ना गोली चलाई गई है। अब इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी, पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों में भी 11 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेता, 12 अप्रैल में त्रिपुरा में 18 पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारी और पुलिस की झड़प हुई सिलचर में, आसाम में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान है कि 87 दिन हम चलाएंगे इस प्रदर्शन को। अब वो कितना कामयाब होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB के वक़्फ़ बचाओ अभियान भी शुरू किया हुआ है, जो 11 से 7 जुलाई तक यानी 87 दिन चलेगा। वक़्फ़ कानून में कुल 3 कैटेगरी में बदलाव हुए हैं, जिसमें 14 बड़े बदलाव हुए हैं। आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव कर 2 महिला मेंबर को शामिल करने की बात की गई है, जो स्वागत योग्य है, और 2 गैर मुस्लिम मेंबर को शामिल करने की बात कही गई है, जिसके साथ हम सहमत नहीं हैं।
शिया सुन्नी सहित पिछड़े मुस्लिम समुदायों से भी मेंबर होंगे, जो कि अच्छी बात है। बोहरा और आगा खानी मुस्लिम समुदायों के लिए भी अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। अब ये दो बोर्ड बनेंगे तो जो डाउट है वो बढ़ेगा और उससे संशय क्रिएट होगा। 3 सांसदों, लोकसभा के 2, राज्यसभा के 1 को रख सकेंगे। जरूरी नहीं मुस्लिम हो, बस यहीं पर विवाद शुरू हो जाता है और जो वक्फ की प्रॉपर्टी का नियंत्रण है वो CAG या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ बोर्ड का ऑडिट करेगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ऑडिट करना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त किया गया है। बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी। जिनके कागज नहीं है उनका क्या होगा भाई साहब, ये तो बताया ही नहीं आपने। कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को जानकारी संपत्ति मानता है, सरकारी संपत्ति मानता है, तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवाकर राज्य सरकार को इसको रिपोर्ट देनी होगी। अब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देते थे, उसे वक्फ प्रॉपर्टी माना जाता था। अब ये सारे कानून जो हैं हम पहले आपको बता चुके हैं। 17 याचिकाएं दाखिल हुई, 10 लिस्ट हुई सुप्रीम कोर्ट में भी, और इस तरह से ये पूरी खबर जो है वो हमने आपको थोड़ा अपग्रेड बताया है। इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं और एक बार फिर से प्रार्थना कि आप मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और इसके साथ ही लाइक और शेयर भी करें, ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरें जो हैं और उस पर समीक्षा जो है वो मिलती रहे। हमारा मत भी मिलेगा और जनता की जो विचार हैं वो भी आपको सुनने को मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।